हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सीरीज़ में हम प्लानिंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, यानी कि डिसीजंस बनाना। डिसीजन मेकिंग इज़ अ क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन मैनेजमेंट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है इसका मैनेजमेंट का। इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शंस एंड वाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड रिड्यूस रिस्क। तो इसमें क्या करता है कि ऐसे ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं जो कि कंपनी की कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं और उसके रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कर सके और जिसमें प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। इट रिक्वायर्स हाई मेंटल कैपेबिलिटी लाइक स्किल एंड फोरसाइट। तो इसके लिए हाई मेंटल कैपेबिलिटी चाहिए होती है और स्किल चाहिए होते हैं, फोरसाइट चाहिए होते हैं, एसेंशियल फॉर ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। और ये एसेंशियल है और मैनेजमेंट फंक्शन में ये प्लानिंग में भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी आता है, स्टाफिंग में भी आता है, डायरेक्टिंग में भी आता है, कंट्रोलिंग में भी। तो आइए देखते हैं। सो फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग में कैसे डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग इज़ अ क्रूशियल इन प्लानिंग एज इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग प्रोसीजर टू अचीव देम थ्रू रैशनल थिंकिंग। तो इसमें क्या होता है, प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है हम सब ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं और उन सबको अचीव करते हैं। तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग में कैसे हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस हेल्प इन डिफाइनिंग रोल्स, responsibility, authorities, optimizing resource by eliminating unnecessary position। सो इसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना, अथॉरिटी सेट करना और रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज यूज़ करना बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी पोजीशंस। ओके, सो थर्ड है स्टाफिंग में कैसे डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग इंश्योर दैट राइट पर्सन इज हायर्ड फॉर अ राइट जॉब एट अ राइट टाइम, मिनिमाइजिंग कॉस्ट। तो इसमें ये ऐसे हेल्प करता है कि इसमें राइट पर्सन हम सिलेक्ट कर सकें अपनी कंपनी के लिए और राइट टाइम पे सिलेक्ट कर सकें, जिससे क्या होगा, कंपनी को टाइम भी बचे और उसका कॉस्ट भी बचे। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग में कैसे हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग इज इन अ डायरेक्टिंग आइडेंटिफाई सूटेबल सुपरवाइजरी टूल्स। तो ये क्या करता है, सूटेबल सुपरवाइजरी टूल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एंड कम्युनिकेशन मैथड में हेल्प करता है। फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, और कुछ चेंजेस करने होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें भी डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है। ओके, लास्ट है कंट्रोलिंग। नाउ कंट्रोलिंग में कैसे हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग ना कंट्रोलिंग एस्टैब्लिश मेजर्स एंड मेथड विद द इवैल्यूएशन गाइडिंग करेक्टिव एक्शन। तो डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग में क्या करता है कि कंट्रोल सेट करता है, मेजर्स इस्टेब्लिश करता है, मेथड बनाता है ऐसे, और उनको इवैल्यूएट और उनको गाइड करने में हेल्प करता है, करेक्टिव मेजर्स लेने में हेल्प करता है। ओके, तो नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। अब डिसीजन मेकिंग मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो पहला है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है, दीज आर द नॉन रूटीन डिसीजन दैट रिक्वायर अ हाई इंटेलेक्ट एंड आर मेड अप बाय टॉप मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, जो नॉन रूटीन यानी कि डे टू डे बेसिस पे जो नहीं यूज़ होते वो होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि हाई रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, हाई इंटेलिजेंस चाहिए होती है और ये टॉप मैनेजमेंट द्वारा ही इसको बनाया जाता है। लाइक लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। तो एक न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन नाम से ही जैसे समझ आ रहा है, यानी कि जो डे टू डे बेसिस के लिए चाहिए होते हैं रन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन। रूटीन डिसीजन आर द ऑपरेशनल एंड डोंट रिक्वायर एक्सटेंसिव एनालिसिस। तो इसमें एक्सटेंसिव एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वाइल स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर क्रिटिकल्स, इरिवर्सिबल एंड इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज। सो बेसिकली ये डे टू डे बेसिस के लिए जो चाहिए होते हैं स्ट्रेटेजिक, और किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाने के लिए चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है ग्रुप एंड पर्सनल डिसीजंस. ग्रुप एंड पर्सनल यानी कि ग्रुप लेवल. द ग्रुप डिसीजन आर मेड ऑफिशियली विद इन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग अ मल्टीपल एग्जीक्यूटिव. इसमें क्या होता है, मल्टीपल एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप डिसीजंस पे. और पर्सनल डिसीजन में क्या होता है, पर्सनल डिसीजन आर मेड बाय द इंडिविजुअल इफेक्टिंग देयर पर्सनल. तो वो इंडिविजुअल अपनी पर्सनल अपने इंडिविजुअल बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. ओके, मेजर एंड माइनर डिसीजन. मेजर यानी कि बड़े लेवल पे. मेजर डिसीजन लाइक परचेजिंग न्यू फैसिलिटीज आर द सिग्निफिकेंट एंड मेड बाय टॉप मैनेजमेंट. तो ये सारे मेजर्स डिसीजंस कौन टॉप मैनेजमेंट लेता है, मेजर एंड माइनर. ओके, सो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स. तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग, सेकेंड है डिसीजन ट्री या प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, थर्ड है ब्रेक इवन एनालिसिस, फोर्थ है कैपिटल बजटिंग, फिफ्थ स्टिमुलेशन टेक्निक, और सिक्स्थ है एनालिसिंग, एंड सेवन्थ है क्विंग थ्योरी. सो इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं. फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? एलपी. एलपी इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक दैट हेल्प मैनेजर एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली अमंग अ कंपीटिंग प्रोजेक्ट. तो एक प्रोजेक्ट पे सब मैनेजर अपने जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज कर सके विद द हेल्प ऑफ एलपी. तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व द creating equations to represent the relation between a different variable with a goal of maximizing benefit and minimizing. तो इसमें दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन निकाला जाता है जिसमें देखा जाता है कि हमें जहाँ कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट कम आ रही है. तो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन ये यूज़ किया जाता है. दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम. तो ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम्स के लिए ये मेजरली यूज़ किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट है डिसीजन ट्री या प्रोबेबिलिटी एनालिसिस. डिसीजन ट्री हेल्प मैनेजर मेक अ रैशनल डिसीजन बाय क्वांटिफाइंग द लाइक्लीहुड ऑफ अ डिफरेंट इवेंट. सो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में जैसे इवेंट होते हैं उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके ये यूज़ किया जाता है मेथड. ईच इवेंट इज़ असाइन अ प्रोबेबिलिटी बिटवीन अ 0 and 1. तो हर एक इवेंट को हम 0 और 1 के बीच में एलोकेट करते हैं. एंड द पोटेंशियल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ईच डिसीजन इज़ मल्टीप्लाइंग बाइंग दिस प्रोबेबिलिटी. तो जो भी हमारा कॉस्ट होती है उसको हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इवेंट से. So this process allow the manager to compare a scenario and choose the best option based on the expected outcome. तो ये क्या करता है, मैनेजर को कंपेयर करने में जितने सिनेरियोज हैं सबको कंपेयर करता है और उसमें से क्या बेस्ट चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है डिसीजन ट्री. ओके, नेक्स्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन एक वो पॉइंट होता है, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो, ब्रेक इवन एक पॉइंट है जो कि प्रॉफिट और लॉस का जो बीच का पार्ट है ना, जहाँ पे ज़ीरो है, ना जहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. यानी कि वहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस कह सकते हो. तो ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स एट विच द कंपनी रेवेन्यू equals its cost, indicating the no profit no loss. According to Keller or Ferre, the break-even point is where a sales income matches the sum of fixed and variable cost. यानी कि जो fixed cost और variable cost total जो इनका होता है वो सेल से मैच हो जाए, वो पॉइंट होता है break-even point. This technique is crucial for identifying cost control opportunity and make a profitable. तो एक cost control करने में help करता है और profit बनाने में help करता है. It is also used in transportation, distribution, planning, is enabling business to understand cost variations at a different production level and managing expense effectively. तो ये इन चीज़ों में help करता है. Transportation में help करता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है, और हर एक बिजनेस में कॉस्ट का जो वेरिएशन आता है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है और खर्चों को मैनेज करने में हेल्प करता है. बाय एनालिसिंग
Analyzing the various revenue, profit, cost level, organization can create a total cost curve for the better financial planning. तो एक total cost curve create कर सकता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में इससे हेल्प हो जाती है. फोर्थ, कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग इज अ key decision making tool used to evaluate select investment option based on the cash flow, payback period and discount rates. ये कुछ चीज़ें होती हैं कैश फ्लो, पेबैक पीरियड और डिस्काउंट्स फाइनेंस में, तो इनकी हेल्प से कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हम फॉलो कर सकते हैं. ये कुछ टूल्स हैं, इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. कंपनी के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सी रहेगी, तो ये इनमें फॉर्मूलाज होते हैं कुछ, पेबैक, डिस्काउंट रेट्स और पेबैक पीरियड्स. So it helps the organization make a long-term irreversible investment decision by analyzing initial future cash flow and determining the true value of each one. तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है बिजनेस को कैपिटल बजटिंग. इन्वेस्टमेंट किसी में भी हो सकते हैं, वो लाइक प्लांट एंड मशीनरी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है लॉन्ग टर्म, तो उसमें कैपिटल बजटिंग हेल्प करता है. फिफ्थ है स्टिमुलेशन टेक्निक. स्टिमुलेशन टेक्निक बेसिकली वहाँ पे यूज़ होती हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ मशीनों पे काम होता है. तो स्टिमुलेशन टेक्निक इज़ हेल्प मैनेजमेंट एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन्वॉल्विंग मशीन एंड इक्विपमेंट टू डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो ये क्या करता है, ये एक मेथड है, एक ऐसा मेथड है जो मशीन्स के साथ जो सिचुएशंस आने वाली होती है फ्यूचर में, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. स्टिमुलेशन टेक्निक एक टेक्निक है. This involves creating a running model of real-world problem using a mathematical relationship between a key factor. तो with the help of mathematical हम इस स्टिमुलेशन टेक्निक से मशीन्स में होने वाली चीज़ों में, मशीन के साथ कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन आ सकते हैं, मशीन ख़राब भी हो सकती है, डैमेज भी हो सकती है, हीट भी हो जाती है, कई बार ओवर हीट हो जाती है, कभी जाम हो जाती है. तो ये वाले आने वाले प्रॉब्लम को हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हम उनको समझ सकते हैं. बाय कन्वर्टिंग फिजिकल फिनोमिना इनटू अ मैथमेटिकल इक्वेशन. तो इसमें क्या करता है, फिजिकल फिनोमिना जो होता है मशीन का, उसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं. स्टिमुलेशन अलाउ टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग टूल इक्विपमेंट. तो ये क्या करता है, टेस्ट करने में हेल्प करता है. मशीन्स के जो टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, मशीन विदाउट रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ फिजिकल ट्रायल, यानी कि बिना ट्रायल करे मशीन के हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, मशीन की, उसके टूल्स की टेस्टिंग कर सकते हैं. फॉर इंस्टांस technician can adjust a machine speed in a stimulation to predict when it might jam break. तो ये एक एग्जांपल है कि जैसे टेक्नीशियन मशीन की स्पीड एडजस्ट कर सकता है पहले ही बिना मशीन को चलाए, कि अगर वो स्टिमुलेशन की हेल्प से पता लगा सकता है कि कहाँ मशीन जाम होगी, किस स्पीड पे मशीन टूट जाएगी, किस स्पीड पे मशीन ओवरहीट होगी. तो वो टेक्नीशियन उस स्पीड को मैनेज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेशन टेक्निक. ओके. सिक्स्थ, रेशो एनालिसिस. रेशो एनालिसिस क्या होते हैं, कंपनी में बहुत टाइप के रेशोज़ होते हैं जो कि यूज़ करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यूट करने में, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी. तो इन रेशो की हेल्प से कंपनी क्या करती है, अपनी लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी एनालाइज करती है. फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विडिटी रेशो के लिए करंट रेशो यूज़ की जाती है. जो करंट रेशो है, लाइक आप राइट साइड में देख सकते हो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, फर्स्ट करंट रेशो. तो इससे हमें कंपनी की लिक्विडिटी पता चलती है. सेकंड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. इसमें ये कौन नेट मार्जिन रेशो उसके लिए यूज़ करती है प्रॉफिटेबिलिटी पता करने के लिए, नेट इनकम अपॉन सेल. तो इससे हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाती है. तो ये सारी रेशोज़ हैं, इनकी हेल्प से क्या करते कंपनी अपने प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एनालाइज कर सकती है. तो दिस हेल्प मेक अ डिसीजन अबाउट न्यू वेंचर, डेब्ट, क्रेडिट, पेमेंट है. तो ये इन चीज़ों के लिए रेशो हेल्प करती है कंपनी को डिसीजन बनाने में. तो रेशो दैट एक्सीड आइडल पॉइंट कैन बी रिस्की फॉर अ बिजनेस. तो अगर ये रेशो एक
आइडल जो रेशो इनकी होती है, फॉर एग्जांपल करंट रेशो 2:1 आइडल होती है। अगर आपकी करंट 2:1 से ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है तो यानी कि वो थोड़ा सा रिस्की है बिजनेस, तो आपको वो रेशो से आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं ठीक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, क्वीन थ्योरी। Queen theory is a decision-making technique that use of formulas and equation to manage inventory level and minimize need. तो ये basically inventory manage करने में help करती है with the help of formulas. तो it reduce warehousing expenses and risk of holding excess inventory. तो ये क्या करते हैं, warehousing के expenses को reduce कम कर देती है, और जो रिस्क होता है किसी भी इन्वेंट्री को होल्ड रखना ज़्यादा टाइम के लिए, अगर हम किसी भी इन्वेंट्री को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो मे बी वो ख़राब हो सकती है इन्वेंट्री। फॉर एग्जांपल ग्रेन है, जैसे ग्रेन को आप कुछ टाइम तक होल्ड रख सकते हो अपने वेयर हाउस में, अगर उससे कुछ ज़्यादा रखोगे तो फिर आपके वो ग्रेन्स पूरे ही ख़राब हो जाएंगे, तो उसकी वो भी एक रिस्क होता है। तो उसको क्वीन थ्योरी की हेल्प से हम लोग पता कर लगा लेते हैं कि आपको ये कब तक रखना है, होल्ड कब तक रखना है, सो दैट उसका यूज़ हो चुका है। By determining optimal level of inventory, it reduces and uncertainty and determine the number of order needed to replenish stock efficiency. तो ये stock efficiency को improve करने के लिए help की जाती है। For example है, नीचे देख सकते हैं reorder point। reorder point एक formula होता है, इसमें क्या होता है, एवरेज डेली सेल मल्टीप्लाई करते हैं डे ऑफ एवरेज लीड टाइम, और इसमें प्लस कर देते हैं सेफ्टी स्टॉक। तो इस फॉर्मूले से एक रीऑर्डर पॉइंट निकल जाता है, रीऑर्डर लेवल यानी कि उस कंपनी को उतना स्टॉक अपना मेंटेन करना चाहिए, रीऑर्डर लेवल। तो ये थी क्वीन थ्योरी। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डिसीजंस मेकिंग। सो अब क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं, मतलब विद हेल्प ऑफ, अभी तक हमने क्वांटिटेटिव पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव। तो इसमें आता है एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, जजमेंट्स, स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, फैक्ट डिसीजन मेकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डेल्पी टेक्निक। ओके, तो फर्स्ट है क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग में एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, लिवरेजिंग पास्ट वर्क स्पेशलाइजेशन टू मेक अ क्विक डिसीजन इन फेवरलेस सिचुएशन। सिंपल है कि आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे क्विक डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आप कुछ काम आप करते आ रहे हो बहुत टाइम से, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे डिसीजन लेते हो उसमें। सेकंड टेक्निक है इंट्यूशन या जजमेंट। यूजिंग अ फोरसाइट और गट फीलिंग डेवलपर थ्रू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू मेक अ डिसीजन इन अनसर्टेन सिचुएशन। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, हमारी कई बार गट फीलिंग कुछ कहती है, कुछ हमें दूरदृष्टि हमें कुछ दिख जाता है कि क्या होने वाला है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कई बार। तो ये वही है इंट्यूशन और जजमेंट, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन। ओके, थर्ड है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट की फुल फॉर्म क्या होता है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। ये 4 पैरामीटर्स होते हैं कंपनी में, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेंथ। इस पर कंपनी देखती है कि कंपनी की स्ट्रेंथ किस किस चीज़ में है, तो उस स्ट्रेंथ को यूज़ करती है कंपनी। फिर सेकंड होती है वीकनेस, फिर कंपनी देखती है अपनी वीकनेस, कहाँ का कंपनी वीक है, तो जहाँ जहाँ वीक एरिया आइडेंटिफाई करती है फिर उनको इम्प्रूव करती है। फिर होता है अपॉर्चुनिटी, फिर कंपनी देखती है कहाँ का कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उन अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज करती है। और फिर होता है थ्रेट यानी कि कंपनी को किस किस से थ्रेट है, यानी कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, तो कंपनी की ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट कंपनी अपनी डिसीजंस लेती है। तो ये होता है स्वॉट एनालिसिस। फोर्थ है पेस्टल एनालिसिस। तो इसी बेसिस पे पेस्टल की फुल फॉर्म है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो इसमें ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, सोशल फैक्टर हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर और एनवायरमेंट फैक्टर। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे कंपनी क्या करती है, डिसीजन लेती है अपने बिजनेस को। ओके, फिफ्थ है फैक्ट बेस्ड डिसीजन। इसमें क्या करती है कंपनी,
फैक्ट इकट्ठे करती है, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, तो डेटा कलेक्ट करती है, फैक्ट कलेक्ट करती है, फिर उनको फिल्टर करती है टू फिल्टर आउट द इम्पैक्टिकल ओपिनियन एंड मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन, तो उनके बेसिस पे फिर कंपनी डिसीजन लेती है। 6th है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडिया इन अ अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि इसमें क्या करते हैं, आइडिया को जनरेट करते हैं, फिर उसको इवेल्यूएट करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड वे में, और ये क्या आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। ओके, तो 7th है डेल्पी टेक्निक। डेल्पी टेक्निक क्या होता है? गैदरिंग एंड रिफाइनिंग एक्सपर्ट ओपिनियन थ्रू एनोनिमस सर्वे अंटिल द कंसेंस इज रीच्ड, तो क्या सर्वे करवाया जाता है और एक्सपर्ट की हेल्प ली जाती है, उन सर्वे के बेसिस पे कंपनी डिसीजंस मेकिंग बनाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।